आइए बच्चों, आज हम समास का भाग 5 लेकर आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए। इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर आपने इन शब्दों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका समास यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम इसका मतलब विस्तार से वर्णन भी करते हैं कि कैसे क्या हुआ है, और इसको आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और याद भी कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर कंपटीशन में पूछता है और आप नहीं कर पाते हो तो बड़ा दुख और अफसोस होता है। लेकिन आज हम आपको ऐसा बता करके जाएंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखे रहिए, क्योंकि हम शब्दों का विस्तार भी बताएंगे और किस तरीके से कहाँ कौन सी ट्रिक काम करती है वो भी बताएंगे, और हमने इन शब्दों को कैसे पहचाना ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हो जिससे आपको समझ में नहीं आती, इसलिए इसको आप लास्ट तक देखिए। और आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने समास के कितने भाग हैं, उसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय, उसके बाद द्विगु, द्वंद्व, सभी समास के बारे में बता दिया है। आज उन्हीं में से कुछ शब्द, इम्पॉर्टेंट शब्द को लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए उन्हीं शब्दों का विस्तार देते हैं, अर्थात विस्तार से हम आपको समझाते हैं। और इनके बीच अर्थात ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामासिक पद, समास और समास विग्रह, अर्थात जो हमारे सामासिक पद होते हैं उन्हीं को रख करके पूछा जाता है कि इसमें समास कौन सा है और इसका समास विग्रह बताइए। तो आइए हम समासिक पद की बात करते हैं। तो समासिक पद अगर यथाशक्ति दिया हुआ है तो यथाशक्ति जो है ये हमारा कौन सा समाज है और इसका समास विग्रह क्या होगा उसको भी हम बताएंगे। यथाशक्ति, यहाँ यथा शब्द ही अव्यय है, अर्थात जो यथा है वो हमारा अव्यय का काम करता है। अव्ययी शब्द है ये कह लीजिए, और इसी अव्यय शब्द की वजह से ये यथाशक्ति जो हमारा समास होता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर हम इसके समास विग्रह की बात करें तो इसका अर्थ ये होता है कि शक्ति के अनुसार, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यथाशक्ति क्या अर्थ हुआ, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से हम भरपेट की बात करेंगे। भरपेट का अर्थ होता है कि पेट भर करके, अर्थात भरपेट जो है वो अव्यय है, अर्थात भरपेट अव्यय होने के साथ साथ अगर हम देखें तो कौन सा समास है तो भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन अगर हम इसकी समास विग्रह करें तो इसका अर्थ हुआ भर पेट भर कर, ये हमारा अर्थ निकल कर आता है, पेट भर कर। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें हमारा अव्यय कौन सा है, अर्थात यहाँ भर शब्द आया है, भर और पेट दोनों अव्यय हैं, और दोनों अव्यय इसीलिए हैं कि ये किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं, इसीलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका समास विग्रह होता है पेट भर कर। आइए आजीवन की बात करें। आजीवन का मतलब होता है जीवन पर्यंत। यहाँ भी हम देखें तो अव्यय लगा हुआ है, तो जब अव्यय लगा है तो इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं आजीवन का मतलब जीवन पर्यंत, ये इसका अर्थ होता है। आप भी इसको जानते रहिए। फिर आते हैं हस्तलिखित की बात करते हैं। हस्तलिखित का मतलब हुआ हाथ से लिखा हुआ, अर्थात यहाँ से कारक आया हुआ है, जहाँ कारक आता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो हस्त हाथ से लिखा हुआ, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है। आइए हम देखें रसोई घर। रसोई घर का मतलब हुआ रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए जो कारक आया हुआ है उसी की वजह से इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे, और इसका विग्रह लिखेंगे रसोई के लिए घर, अर्थात यहाँ जो के लिए है वही हमारा कारक है। इस प्रकार से हमने कारक
को जान करके, कारक को पहचान करके तत्पुरुष समास का अनुमान लगा लेते। विद्यालय, विद्या के लिए घर, अर्थात ये भी हमारा कारक इसके बीच में है, इसलिए ये भी तत्पुरुष समास होगा। इसका मतलब हुआ विद्या के लिए घर, विद्या के लिए घर के लिए जो आया है वो आपका कारक होगा। इस प्रकार से आगे अगर हम देखें, एक शब्द आता है पीतांबर। पीतांबर का अर्थ यहाँ विशेषण शब्द पीत जुड़ा हुआ है, अर्थात जहाँ विशेषण दिखाई दे वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात इन शब्दों में यानी पीतांबर, महापुरुष और नीलकमल, इन तीनों शब्दों में अगर आप देखेंगे तो एक विशेषण शब्द जुड़ा रहता है, और विशेषण अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लेना चाहिए वह हमारा कर्मधारय समास होगा। अर्थात पीतांबर शब्द का अगर हम समास विग्रह करें तो पीला है जो वस्त्र, इसका समास विग्रह होगा। इसी प्रकार महापुरुष की बात करें तो यह भी कर्मधारय है, अर्थात महाशब्द विशेषण है, पुरुष का विशेषण है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे महान है जो पुरुष। ये आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। इसमें है जो ये लगा रहेगा, महान है जो पुरुष, ये आपका अगर कहीं इस प्रकार से बन रहा है समास विग्रह तो आपको जानना होगा कि वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से नीलकमल की बात करें तो नील भी जो है वो विशेषण शब्द है, अर्थात कमल जो है वो नीला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ भी विशेषण है तो वो भी कर्मधारय समास हुआ। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इस प्रकार से जब आए तब समझ लेना चाहिए कि कर्मधारय समास के अंतर्गत ये समासिक पद आ रहे हैं। आगे फिर हम देखेंगे पीतांबर शब्द आया हुआ है और ये बहुब्री के अंतर्गत लिखा हुआ है। यहाँ अर्थ जो है बदल जाता है, अर्थात पीतांबर का अन्यार्थ लिया जाता है, इसलिए यह बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। अर्थात कर्मधारय और बहुब्री में यहाँ फर्क दिखाया जा रहा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुब्री में पीतांबर का अर्थ होता है पीला है जो अंबर, अर्थात श्री कृष्ण, पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, पीला है जिसका अंबर का मतलब श्री कृष्ण के वस्त्र पीले हैं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम आता है। फिर अगर बात करें पंकज, पंकज शब्द भी ये हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं पंक मीन्स कीचड़, पंक में जन्म, इसका अर्थात यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा कमल। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। फिर उसी प्रकार से चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज भी हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। चतुर्भुज का जब समासिक विग्रह करते हैं तो चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात हम विष्णु की बात करते हैं, चार भुजाएं हैं जिसके, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बहुब्री समास को देखा। अब आगे अगर हम बात करें चौराहा शब्द की तो चौराहा शब्द जो है हमारा द्विगु समास है। द्विगु समास के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है। इस प्रकार से चौराहा शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आता है, जिसका सामासिक विग्रह, समास विग्रह होता है चार रास्तों का समूह। उसी प्रकार से पंचवटी की बात करें तो पंचवटी भी हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पंच शब्द संख्यावाची है। यहाँ होगा पांच वृक्षों का समूह, पांच वृक्षों का समूह, अर्थात वृक्षों का समूह। ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से सप्तऋषि की बात करें तो सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह। इस प्रकार से बच्चों हमने यह देखा कि जहाँ समूह की बात आती है वहाँ
जो होता है हमारा द्विगु समास होता है। अगर आप आगे हम हानि और लाभ की बात करें, जो द्वंद्व